हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म से मैं बीएन पांडे आप लोगों से जुड़ रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनके आधार पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जिनके आधार पर क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं। और न केवल जर्नल एंट्री पास करते हैं, बल्कि उसी के आधार पर हमारे जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं वो भी डिफाइन होता है। क्या होता है? वो भी डिफाइन होता है। तो आज हम सीखेंगे क्या क्या कि डेबिट और क्रेडिट चीज़ों को हम कैसे करते हैं, उसके आधार क्या है। और जब ट्रांजैक्शंस होता है तो वेस्ट बुक में चीजों को हम कैसे मेंटेन करते हैं, अर्थात स्मारक बुक जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, स्मारक बुक में चीजों को कैसे लिखते हैं, कैसे बातचीत वहां पे करते हैं। ठीक है, तो लेट न करते हुए जल्दी से स्टार्ट किया जाए। चलिए, मजेदार क्लास आपकी होने वाली है, गारंटी लेते हैं। देखिए, हाँ जी, कहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड सोर्सेज डॉक्यूमेंट, कि जब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो उसके कुछ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। बिना सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? आफ्टर सिक्योरिंग गुड परसेंटेज इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन, ये तो सब फालतू की चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या क्या चाहिए होगा और कैसे चाहिए होगा। ये देखिए, बाउचर महत्वपूर्ण चीज है, ताकि आप अकाउंटिंग के बाद इसी सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे कि हमारा वेरिफिकेशन ऑफ बाउचर, अर्थात ऑडिटिंग में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि वेरिफिकेशन यानी सत्यापन हम बाउचर का कैसे करते हैं। ठीक है, और वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहां पर वेरीफाई होता है। और क्या होता है? असेसमेंट, निर्धारण भी होता है ना। तो हम वेरीफाई करवाते हैं। जब देखो आप लोग, जब हम लोग कोई सौदे लेते हैं ना, तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? एक बाउचर मिलता है। सॉरी, ये बाउचर क्या देता है? ये बाउचर हमको ऐसा आधार प्रभावित करता है कि हमारे पास एक क्या हो, रेफरेंस, एक एविडेंस हो, जिसको हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में होता है जी। तो बाउचर इज द मोस्ट रिलेवेंट थिंग इन अवर ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखिए, बाउचर क्या होता है? ये बाउचर का कुछ प्रोफार्मा है, आप इसको समझ लीजिए कि बाउचर क्या है। बाउचर के यदि बारे में हम बात करें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, पेन स्लिप, चेक वगैरह, इसके बारे में हम बात करते हैं कि जब भी बाउचर बनाया जाता है ना, तो बाउचर में क्या होता है? बाउचर नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। और बाउचर नंबर के साथ डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने किस डेट को क्या खरीदा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद डेबिट अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट जो आपका है वो, फिर आपका नरेशन, नरेशन में ये लिखा जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, अर्थात आपने नेचर ऑफ बिजनेस कैसा किया। ठीक है, ये भी लिखते हैं। फिर ऑथोराइज्ड बाई, ऑथोराइज्ड बाई मतलब किसने किया, ऑथोराइज्ड सेक्शन क्या है, और प्रिपेयर्ड बाई अर्थात किसने बनाया। ये तो कुछ बाउचर की क्या हुई, हमारी स्ट्रक्चर है। और यह हमारे ऑडिटिंग वाले कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। आपके है ना ऑडिट वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट वाले कॉन्सेप्ट में यह चीज पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। अब आ जाते हैं, क्या आते हैं भैया? देखो, ये है डेबिट बाउचर का एक फॉर्मेशन, कि अगर डेबिट आपसे कोई कर रहा है तो ये देखो, एक यहाँ पर पूछा जाता है कि बाउचर, अभी तक हालांकि पूछा नहीं गया है मगर पूछा जा सकता है कि बाउचर में कितने कॉलम होते हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने कॉलम होते हैं बाउचर में? 5। और यह ऑथेंटिक बुक से चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी है। ये क्या है? 1 2 3 4 5। और आप देखो कि यहाँ पर ये डेबिट बाउचर है, और बाउचर नंबर क्रेडिट अकाउंट किसके होता है? ये एक तरीका है बनाने का, किसको? बाउचर का। तो आप स्पेसमेन इसका देख लो। क्रेडिट बाउचर का भी एक तरीका है। यह क्या है हमारा बनाने का, और इसमें भी कमोबेश 5 ही कॉलम होते हैं, मगर यहाँ पर डेबिट अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है कुछ महत्वपूर्ण बातों में। अब देखिए, बाउचर के आधार पे हम क्या बनाते हैं? जर्नल बाउचर। बाउचर के आधार पे ही क्या बनाएंगे हम? जर्नल बाउचर। और जर्नल बाउचर में बस बाउचर नंबर होता है, फिर आपका यही 5 5 कॉलम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जर्नल बाउचर में दोनों चीजें आ जाती हैं। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि बाउचर में जो नेम ऑफ द फर्म होगा वह नीचे होगा, बीच में होगा, या ऊपर होगा? बाउचर में जिस फर्म से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो फर्म का नाम नीचे होगा या बीच में होगा या ऊपर होगा? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि बाउचर में जिस फर्म से हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका उत्तर कहाँ होगा, उसका नाम क्या होगा? ऊपर होगा।
ठीक है, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है या नहीं पूछा गया तो आप लोग जान लो। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बाउचर हमेशा सीरियल नंबर से ही होता है। अगर एक बाउचर चला गया, क्योंकि जब रेड वगैरह पड़ती है ना, जब क्या पड़ती है, रेड वगैरह पड़ती है, तो वहां पर चीजें क्या होती है, परेशानी की सबब बनती है, वहां पर हमारा सीरियल गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा है कि हम मैनिपुलेट चीजों को करते हैं। लिख लीजिए, बाउचर दो तरह के होते हैं। प्रमाणक बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रमाणक। बाउचर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक डेबिट बाउचर, एक क्रेडिट बाउचर। ठीक है, और नोट में लिखिए, बस ऐसे ही लिख लीजिए जल्दी जल्दी। बाउचर दो तरह के होते हैं, डेबिट बाउचर, क्रेडिट बाउचर। दोनों में 5-5 कॉलम होते हैं, दोनों में 5-5 कॉलम होते हैं। ठीक है, दोनों में 5-5 कॉलम होते हैं। अच्छा, ये तो बात रही डेबिट बाउचर बाउचर और क्रेडिट बाउचर की। अब हम आगे बात कर लें इसके आगे के बारे में, क्योंकि यह क्लास आपके ऑडिटिंग वाले सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें इररिलेवेंट है, ये रिलेवेंस है। अब हम आते हैं बातचीत करने और आगे के बारे में बच्चा, कि बाउचर के बाद अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बाउचर में जो नेम ऑफ द फर्म होता है वह सबसे ऊपर होता है। सीरियल नंबर में बाउचर का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही ली थी। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कल बातचीत कर लिए थे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, लेखांकन समीकरण क्या होता है, हमने समीकरण की जब प्रथा पढ़े थे तो उसमें पढ़ लिया था ना, 4-5 हमने बताया था। वही चीज यहाँ पे है, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पर आपको दिखेगा एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल आएगा, एसेट माइनस कैपिटल करोगे तो लायबिलिटी आएगा। ठीक है, जो कल के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं और आगे की, और वह बातचीत करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का क्या है हमारा, डेबिट और क्रेडिट का रूल्स, और यही है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वह महत्वपूर्ण है। इसको हम दो माध्यम से पढ़ेंगे। कितने माध्यम से पढ़ेंगे, दो माध्यम से पढ़ेंगे, 2 से 3 माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पहले डेबिट और क्रेडिट का रूल जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं और जर्नल में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, आज की क्लास हमारी जो है डेबिट और क्रेडिट के रूल तक ही सीमित रहेगी। फिर जर्नल, पोस्टिंग, ये सब आराम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे ना, ताकि एक एक चीजों को समझेंगे। तो यूजीसी नेट तक के एग्जाम के लिए मैं बोलता हूँ कि ये हमारी क्लास महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, यदि ट्रांजेक्शन्स आपके पास है, और हमने बता रखा है कि ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है भैया, डबल एंट्री अकाउंटिंग हमेशा होता है, और वह दो अकाउंट को प्रभावित करता है। अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि वह दो अकाउंटिंग को प्रभावित करता है। कौन कौन से, एक तो होता है डेबिट एस्पेक्ट, दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट, और करस्पॉन्डिंग नेचर का होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट्स एंड इन रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, जो ही मैंने बोला यहाँ पे बताया है कि टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, यही करस्पॉन्डिंग नेचर है कि जितना हमारा डेबिट होगा उतना ही हमारा क्रेडिट होता है। तो डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट वेदर द ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। डेबिट और क्रेडिट आपका क्या करता है, या इंडिकेट करता है कि हमारा जो बैलेंस शीट, सॉरी, हमारा जो अकाउंट बनेगा वह डेबिट हैंड साइड में रहेगा या फिर राइट हैंड साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अब आगे के कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड अकाउंट्स लुक लाइक द लेटर टी। लुक लाइक द लेटर टी मतलब क्या, टी तो कुछ ऐसे ही बनता है ना। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि लुक लाइक द लेटर टी बिकॉज ऑफ इट्स शेप, दिस सिंपल फॉर्म कॉल्ड टी अकाउंट, रेफर फिगर 349, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, बात सुन नहीं, टी अकाउंट क्यों होता है ये भी आपको देखना है। क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, सीआर से डिनोट करते हैं, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है। और जो हमारा डेबिट है उसको हम डीआर से एब्रीवेटेड करते हैं। ठीक है, इतना मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से भैया। देखिए, ये है हमारा टी टाइप का जो है वह क्या है, शेप।
टी टाइप का शेप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, यह है हमारा टी टाइप का शेप। आप देख पा रहे हो लेफ्ट, हाँ हाँ, ये तो एक ऐसे दिया है, एक एग्जांपल दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। एब्रीविएटेड टू, ये समरी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग एनालिसिस टेबल, कि जो उसने एग्जांपल दे रखा है वहां पे इक्वेशन का, वो इसको सॉल्व किया है, ठीक है। इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले, तो क्या पढ़ने का यहाँ पे, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये है टी, हमारा टी टाइप का अकाउंट। देख रहे हैं आप, एक ऐसे किया, टी टी बना, राइट साइड में क्या होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। क्योंकि अब हम आ गए हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और यही चीज है महत्वपूर्ण। क्या चीजें महत्वपूर्ण है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, इसके रूल्स नितांत आवश्यक है, और आप इसको आराम आराम से लिखिएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कौन कौन से रूल्स हैं, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है और मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ठीक है। दो तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के पर्पस के रिगार्डिंग हम सभी भी ट्रांजैक्शन को क्या कर दिए हैं, 5 तरीके से बांट दिए हैं। कौन कौन सा, लिख लीजिए जल्दी से। एसेट्स के आधार पर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या लॉसेस, और रेवेन्यू या गेन्स। इसी 5 में संपूर्ण हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो लिख लीजिए कि सभी सौदों को हम 5 तरीके से बांट सकते हैं। ये रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के नियम के अंतर्गत। ठीक है, 5 तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस या लॉस, और इधर कैपिटल या, अरे सॉरी, रेवेन्यू या गेन। ये 5 आधार होता है। ठीक है, हो गया, हो गया। देखिए, अब ये क्या कह रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये टू फंडामेंटल रूल्स आर फॉलो टू रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन दीज अकाउंट। दो तरीके के फंडामेंटल रूल हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, पहला रूल क्या कहता है? फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस, कि जब एसेट और, यहां पर आपको दिखाएंगे कि एसेट और एक्सपेंसेस में चेंज होगा, तब की स्थिति क्या होगी। ठीक है, क्या आप इसको फोटो ले लीजिए, फोटो ले, हाँ, भेज देंगे, भेज देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जल्दी से। चलिए, देखिए क्या कहता है, और रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अगर एसेट और एक्सपेंस में क्या होता है, एसेट्स और एक्सपेंस दोनों अलग अलग नेचर के हैं, और इसमें हो रहा है चेंज, तो क्या कहता है, चेंज का मतलब होता है वृद्धि या कमी, दोनों हो सकता है। आप इसमें इतना ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन का मतलब वृद्धि और कमी दोनों होता है। देखिए, कह रहा है कि इंक्रीज, क्या कह रहा है, कलर चेंज कर ले। इंक्रीज यदि हो रहा है एसेट में तो वो होगा डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है एसेट में तो वो होगा क्रेडिट। यदि हमारा जो संपत्ति है, संपत्ति में क्या होगा, यदि संपत्ति बढ़ रही है और संपत्ति घट रही है, तब हम कौन सा व्यवहार करेंगे। कह रहा है कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, यानी यदि एसेट में वृद्धि हो रही है तो हम इसको करेंगे डेबिट, और एसेट में यदि कमी हो रही है तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। ये तो कह रहा है एसेट्स में यदि इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिट। ठीक है, कमी हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर वृद्धि हो रही है तो डेबिट करेंगे। अच्छा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस या लॉसेस इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिट। अर्थात इसके साथ भी कमोवेश वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज कर दिया एक्सपेंस में भैया, तो क्या कह रहा है, डेबिट कर दो, और एक्सपेंस में यदि
कमी आ रही है तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है, एसेट्स के टाइप पढ़ रखा है, वहां से हमको चीजें मिल जाएंगी कि एसेट्स में अब कोई फार्मूला वार्मूला नहीं याद कर रहा, बस इतना याद करना है कि यदि एसेट में चीजें बढ़ रही हैं, एसेट्स यदि हमारी में वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एसेट में कमी हो रही है तो हम करेंगे क्रेडिट। वैसे ही एक्सपेंसेस में यदि वृद्धि हो रही है तो करेंगे डेबिट, और एक्सपेंसेस में यदि कमी हो रही है तो करेंगे क्रेडिट। ठीक है, बात समझ में आई? आई नहीं समझ में आई? देखिए, मान लीजिए 50,000 रुपए हमारा क्या है, एसेट्स है। ठीक है, और यह एसेट्स क्या हो गया है, 55,000 रुपए हो गया है। क्या हो गया, 55,000 रुपए हो गया। तो जो 5,000 रुपया है, इसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, यह इंक्रीज हुआ है ना, 50,000 पहले है, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज के आधार पर हम इसको करेंगे डेबिट। अब बात समझ आई? अभी दूसरा आधार भी बताएंगे जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, 3 तरीके से जो अकाउंट के हम लोग नियम पढ़ रखे हैं उसके आधार पर भी बताएंगे, मगर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि सारे जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, गेन और एसेट्स के आधार पर ही होते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? देखो, मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं। कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, एसेट है हमारे पास। अब एसेट में यदि इंक्रीज हो गया, 10,000 की जगह 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा था, तो यही जो 5,000 रुपए आपके बढ़े हैं, ये क्या होगा, एसेट कह रहा है ना कि यदि एसेट में वृद्धि होगा तो वो चीज क्या होगा, डेबिट होगा। इसीलिए तो इसे कहते हैं कि रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे कि टू फंडामेंटल हमारे पास रीजन है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है तो उसको हम करेंगे डेबिट, और अगर हमारा एसेट कम हो रहा है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। बात समझ आई? अब देखो, ऐसे ही कहा है कि एक्सपेंस या लॉस अगर हमारा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्या नाम है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस और लॉस में, वो होगा डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस में, वो होगा हमारा क्रेडिट। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दूसरा क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल रेवेन्यूज, कि अगर लायबिलिटी और कैपिटल के रेवेन्यू में या कैपिटल या रेवेन्यू में क्या हो जाए, देखो यहाँ पर तीनों चीज कहा है, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन, 5 तरीके की चीजें पढ़े थे। एक्सपेंसेस और एसेट में तो बराबर की चीजें हो रही है। यहाँ पर ये जो 3 आधार है, यहाँ पर ये जो 3 आधार है ना, ये आधार क्या है, यही 3 आधार हमको बताता है कि इसके साथ भी सेम नेचर का व्यवहार होगा। यानी अगर हमारा लायबिलिटी, लायबिलिटी के साथ कैपिटल, कैपिटल के साथ रेवेन्यू या गेन, ये तीनों का नेचर एक जैसा है, जबकि एक्सपेंस और एसेट का नेचर एक जैसा है। एक्सपेंस और एसेट में यदि कमी हो रही है तो चीजों को डेबिट कर दो, अगर वृद्धि हो रही है तो चीजों को क्रेडिट कर दो। क्या कर रहा है, अगर कमी हो रही है तो चीजों को क्रेडिट कर दो, बढ़ रही चीजों को तो डेबिट कर दो। बात समझ में आई? अगर एसेट आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट, एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट। अगर आपकी क्या नाम है, एसेट्स में कमी हो रही है तो क्रेडिट, एक्सपेंस में कमी हो रही है तो क्रेडिट। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग चेंज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल रेवेन्यूज में कि इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट। अगर आपके लायबिलिटी में क्या होगा, अगर आपके लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा तो वह क्रेडिट होगा, और डिक्रीमेंट होगा तो वह डेबिट होगा। लायबिलिटी के साथ क्या है, लायबिलिटी के साथ है कि अगर आपकी लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो रही है तो वह क्रेडिट होगी, अगर आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर इंक्रीज हो रहा है कैपिटल तो वह क्रेडिट होगा, डिक्रीज हो रहा है कैपिटल तो डेबिट होगा। ऐसे ही अगर इंक्रीज हो रहा है आपका रेवेन्यू या गेन तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज हो रहा है आपका रेवेन्यू या गेन तो डेबिट होगा। बात समझ आई? अब इसी को एक जगह बताए हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट या क्रेडिट, और इसी को हम कहते हैं क्रेडल एनालिसिस। देखो, क्रेडल एनालिसिस क्या है, P इक्वल टू कैपिटल, R इक्वल टू रेवेन्यू, A इक्वल टू एसेट्स, D इक्वल टू ड्रॉइंग, कहीं कहीं कई नाम से जाना जाता है, और L इक्वल टू लाइबिलिटी। हम आपको एक बार और बता देंगे इसको, ठीक है, अभी मत लिखिए, एक बार और बता देंगे। इसी को हम कहते हैं क्रेडल एनालिसिस। CRADE, E इक्वल टू एक्सपेंसिस, यहाँ पे होगा
डी के बाद ई इक्वल टू एक्सपेंस। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या है, वही चीज जो हमने बताया है यहाँ पे लिखा है कि यदि एसेट्स में आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एसेट्स आपका बढ़ रहा है तो वह डेबिट होगा। कैपिटल में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर एसेट में आपके डिक्रीमेंट हो रहा है अर्थात घट रहा है तो वह क्रेडिट होगा। ये तो बताया है, ये बताया ना, ये तो बताया है। एसेट्स में आपके इंक्रीज हो रही है तो चीजें डेबिट होगी, एसेट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो चीजें क्रेडिट होगी। अच्छा, ये तो एसेट्स के बारे में बात रहा। एसेट्स के साथ इन एक्सपेंसेस या लॉसेस भी थे। अब इसका नेचर इसी के साथ तो मैच कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये भी डेबिट हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्रेडिट हो रहा है। देखो मिल रहा है ना। इसका संबंध अगर हम इस तरीके से पढ़ें तो ये दोनों में एक ही जैसा संबंध है कि नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल में यदि डिक्रीज हो रहा है तो चीजें क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, और इंक्रीज हो रहा है तो चीजें क्रेडिट हो रही है कैपिटल में। ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू या गेन्स में क्या हो रहा है, यदि चीजें डेबिट हो रही है तो डिक्रीमेंट हो रहा है इनके रेवेन्यू में, और चीजें क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट हो रहा है इनमें। इधर भी कमोवेश वही स्थिति है कि डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अब आप एक चीज देखो कि यदि इनमें से कोई एक चीज, आप दो चीज आपको याद हो, दो चीज, एसेट्स के साथ एक्सपेंसेस, तो ए ई कर दो, एसेट्स के साथ एक्सपेंसेस ए ई। ठीक है, अब आगे की बात और आती है, इधर सी कर दो आप, सी, और इधर एल है और इधर आपका एम है। क्या है, सी एल एम है आर, सी एल आर। ठीक है, तो ये सी एल आर का एक नेचर है और यह ए ई का एक नेचर है कि नहीं। अगर इसमें वृद्धि हो रहा है, अगर इसमें वृद्धि हो रहा है ए ई में, तो ए ई दोनों क्या होगा, डेबिट होगा। अगर ए ई में कमी हो रहा है तो यह क्या होगा, क्रेडिट होगा। जबकि सी एल आर यानी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इन तीनों में यदि वृद्धि होगा तो यह होगा क्रेडिट, और इन तीनों में कमी होगा तो यह होगा डेबिट। होगा कि नहीं होगा। तो यह याद करने का एक तरीका है कि आप किस माध्यम से इसको याद कर लेते हो। ए ई का नेचर एक है और इसका नेचर एक है। या तो आपको इनमें से कोई एक मालूम याद हो जाए तो इसका अपोजिट ये दोनों होता है, इतना भी याद आपको आना चाहिए। ठीक है, बात सुन गई। चलिए अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए इधर दिया है कि नहीं इस बुक में। हाँ, ये तो रहे ये बात। ठीक है, अब हम स्लाइड करेंगे चेंज और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कुछ और, जिसका नाम है एनालिसिस। और वो एनालिसिस में अब आ गए इस पे, और हम समझाएंगे कि वास्तव में जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल, उसके आधार पर हम चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बता दे भैया, ट्रेडिशनल अप्रोच आपका क्या कहता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम जानते हैं कि अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट बांटा गया कि नहीं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये भी महत्वपूर्ण है, ताकि आप पढ़ रहे हो अकाउंट तो जानना तो सब चाहिए ना। कितने अकाउंट होते हैं भैया, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अच्छा, पर्सनल अकाउंट को भी कई तरीके से बांट सकते हैं, बांट दें जल्दी से। इंडिविजुअल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को कई तरीके से बांटते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, तो लिख लीजिए ये भी, इंडिविजुअल अकाउंट इधर बांट लिए। दूसरा जो आधार होता है हमारा, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यह ट्रेडिशनल अप्रोच है।
आर्टिफिशियल अकाउंट। तीसरा जो हमारा आधार है वह क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट आपको दिख रहा होगा, दूसरा आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल अकाउंट, तीसरा वाला होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तो तीन आधार रहे हमारे पर्सनल अकाउंट के, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं अकाउंट, तो आप बताओगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का कौन सा अकाउंट है, तो आप बताओगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो ये तीन जो है पर्सनल अकाउंट के बच्चे हैं और इसको भी हमको जानना है। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल अकाउंट है यह वास्तव में आर्टिफिशियल इंडिविजुअल तरीके काम करते हैं, जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गई ये, और इंडिविजुअल तो आप जानते हैं जैसे राम एंड श्याम। तो लिख लेते हैं भाई, जैसे राम एंड श्याम, राम ये हो गया बैंक और कंपनी यह हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये ये है हमारे पर्सनल अकाउंट के बच्चे। अब आएंगे हमारे रियल अकाउंट के बच्चे। किसके बच्चे आ गए भैया, आदत्य व्यय, ऐसे व्यय, आदत्य व्यय जो प्राप्त नहीं हुए ना, ऐसे व्यय जो दिए नहीं गए, आदत्य व्यय वगैरह आते हैं ना, ऐसे व्यय जैसे मान लीजिए मजदूरी के आदत्य व्यय, मजदूरी तो कर लिए हैं मगर दिए नहीं गए हैं, ऐसे उनको दिए नहीं गए हैं, तो उनके भी तो अकाउंट होंगे ना ये। अब रियल अकाउंट के बच्चों को हम पढ़ लेते हैं जल्दी से कि रियल अकाउंट के कितने बच्चे हैं और वह कितना परेशान करते हैं। देखिए, जो रियल अकाउंट के हैं वह दो तरीके के होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं डेप्थ से और यूजीसी नेट तक के लिए, तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि चीज़ें होती क्या है। टेंजिबल का मतलब होता है मूर्तमान, जो चीज़ें देखा जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है। और रियल, रियल मतलब होता है वास्तविक। तो वास्तव में जिसको टच और देखा जा सकता है वह क्या होता है, भवन हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, तो इस तरीके का चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर इत्यादि। और इसमें क्या आएगा भैया, पेटेंट आ जाएगा आपका, कॉपीराइट आ जाएगा, जिसे आप देख नहीं सकते मगर वो एसेट्स है ना, ट्रेडमार्क आ जाएगा, इसी से संबंधित जितने सारी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। इंटेंजिबल में अमूर्तमान इसे कहते हैं, ठीक है। बात समझाई। अब जैसे लास्ट वाला है नॉमिनल अकाउंट, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है नाम मात्र का खाता, और नाम मात्र का मतलब होता है ऐसे खाते जो वास्तव में होते ही नहीं है मगर उसका अस्तित्व रहता है नाम मात्र के रूप में। जैसे किराया खाता, किराए को कोई देखा है क्या, नहीं ना, मगर होता तो है, होता है ना। ये भी हमको बातचीत करनी है कि किराया खाता। अच्छा, इसमें भी अगर दो तरीके की चीजें आ गई, नॉमिनल अकाउंट में दो तरीके की चीजें होती है। एक तो होता है जो पर्सनल अकाउंट का आधार लेता है, जैसे प्रीपेड रेंट अकाउंट, तो प्रीपेड या पोस्ट पेड इस तरीके की चीजें आती है ना, तो वो पर्सनल में चीजें चली जाती हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लोगों को देना होता है वो सब सारी चीजें। प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अगर ये वर्ड जुड़ जाए तो आप जान जाओ कि ये दोनों कहाँ है, हमारे तीसरे वाले कॉलम के, जो हमने बता रखा है ना, पर्सनल अकाउंट का तीसरा वाला कॉलम क्या था, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताया है ना, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, ठीक है। अगर ये वर्ड जुड़ जाए, अगर ये वर्ड नॉमिनल अकाउंट के साथ जुड़ जाए तो आप समझ लो कि इस अकाउंट का नेचर बदल जाता है,
और वह नेचर कौन सा हो जाता है, पर्सनल अकाउंट का नेचर हो जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए, जैसे हमने बताया नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट जैसे रेंट का अकाउंट हुआ, कमीशन का अकाउंट हुआ, ये सब अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर जब प्रीपेड रेंट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता है, ठीक है, जब तक वो सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, वो क्या है, अपना नॉमिनल तरीका है, नॉमिनल है भैया, नॉमिनल है। मगर जब क्या होता है, जब जैसे इंटरेस्ट वगैरह हुआ, कमीशन हो गया, ये सब नॉमिनल बेस के है ना, इसको तो हम देख नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते ना। मगर जब इनका नेचर परिवर्तित हो जाए और नेचर आउटस्टैंडिंग के साथ जुड़ जाए या फिर प्रीपेड के साथ जुड़ जाए, जैसे प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड हमारा सैलरी, या फिर प्रीपेड हमारा आउटस्टैंडिंग हमारा सैलरी हो गया, जब प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ जाता है तो यह हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यही बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रीपेड कमीशन क्या है, कौन सा अकाउंट है, तो वहां लोग चक्कर घापते हैं, क्योंकि कमीशन जो है वह नॉमिनल नेचर का है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग जुड़ जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, लिख लीजिए कि आपने लिखा है ना रिप्रेजेंटेटिव वाला, जब मैंने लिखवाया है तो उसमें प्लस करके लिख लीजिए प्रीपेड, प्रीपेड भी साथ साथ जुड़ जाए, ठीक है। और एक और वर्ड लिख लीजिए, पे इन एडवांस, अग्रिम। तीन वर्ड होते हैं रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनल बनाने में, ठीक है। अब यहां पर नॉमिनल अकाउंट जैसे आपका हो गया सैलरी, जैसे आपका हो गया इंटरेस्ट, जैसे आपका हो गया कमीशन, यानी ऐसे अकाउंट जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसे अकाउंट जो नाम मात्र के होते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं नॉमिनल। क्योंकि ये फिक्सियस एसेट होते हैं, बनावटी होते हैं। क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, फिक्सियस होता है, FICTIOUS, फिक्सियस यानी बनावटी। कैसा इनका नेचर होता है, बनावटी नेचर का होता है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स के नेचर बस रखते हैं, यानी यह होता होता नहीं है, यह बस ट्रांजेक्शन्स को नेचर के को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। बात सुन नहीं? अब आ जाते हैं इन तीनों के रूल को। पहले हम लोगों ने जाना कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, तो समझे हम लोग इन तीनों के ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इन तीनों के रूल्स के बारे में कि इन तीनों के रूल्स क्या कहते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, ठीक है। सुन भाई, मजा आ रहा है? देखिए, अब इन तीनों का रूल्स देखते हैं हम लोग, रूल्स ऑफ दीज अकाउंट्स, रूल्स, नियम क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि नियम वास्तव में क्या कहता है हमारे सौदों के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से। कहता है, क्या कहता है कि रिसीवर द डेबिट, पहला पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि प्राप्त करने वाला हमेशा डेबिट होता है और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्या कहेंगे, रिसीवर द डेबिटर, हाँ, और रिसीवर जो प्राप्त किया वो हमेशा क्या होगा, डेबिटर होगा, और गिवर द क्रेडिटर। या आप याद कर लो, सबसे पहले तो इसीलिए हमने बताया ना कि नेचर हम समझते हैं, कितने टाइप्स के नेचर होते हैं, ठीक है। ये होता है किसका, पर्सनल अकाउंट का रूल। किसका है भैया ये रूल है हमारे पर्सनल अकाउंट का, रिसीवर द डेबिटर एंड गिवर द क्रेडिटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? रिसीवर द डेबिटर और गिवर द क्रेडिटर। यहां तक बात समझ में आ रही है? आई थिंक आ रही है सब अच्छे से। जो रियल अकाउंट है इसका क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता होता है ऋणी, यानी डेबिट। तो लिख लो, प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता क्या होता है, ऋणी, यानी प्राप्त को क्या कहते हैं, रिसीव ऑफ एसेट्स, रिसीट ऑफ एसेट्स, और प्राप्त हुई संपत्ति, लिखो बोल रहा हूं, प्राप्त हुई संपत्ति या वस्तु, रिसीट ऑफ एसेट्स आर गुड्स। क्योंकि यह क्या है भैया, आर डेबिट, एंड
प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति हमेशा डेबिट होता है, का खाता हम क्या करेंगे, डेबिट। और जाने वाले यानी जाने वाले जिसे हम भेज दिए, तो रिसीट के बाद क्या होता है, एक भेजना, सेंड, जो हमने भेज दिया है, तो कहते हैं कि जाने वाले संपत्ति या वस्तु को हम कहते हैं क्रेडिट। हो गया। गई हुई वस्तु को आउटसाइड क्या कहेंगे इसको यार, जाने वाले को आउटसाइड, आउटसाइड, आउट गोइंग बोल सकते हो। आउट गोइंग गुड्स और एसेट्स, आउट गोइंग गुड्स और एसेट्स आर क्रेडिट। ठीक है, ये भी एक तरीका है, ठीक है, जानने का। वो तो फॉर्मूला है ही कि ए ई में क्या होगा, जब कमी होगा तो उसको हम कहते हैं डेबिट, और जब भाई क्या होगा, जब कमी नहीं ज्यादा होगा, एसेट हमारा क्या होगा, एसेट या एक्सपेंसेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तब वो होता है डेबिट। और जब उसमें कमी होता है तब उसको करते हैं क्रेडिट। जबकि हमारे पास जो कैपिटल है, लाइबिलिटी है और रेवेन्यू है, इसमें अगर कमी हो रहा है तो डेबिट करेंगे, ज्यादा हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इधर का कॉन्सेप्ट भी समझ लो, दोनों तरह से जिसको आपको आसान लगे, दोनों तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा है कि व्यय व हानि का खाता रेडी, लिख लीजिए। तीसरा, व्यय व हानि का खाता रेडी, आय तथा लाभ का खाता धनी। इसे कहेंगे ये वाला, व्यय व हानि यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक, एंड इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है हमारे तीनों अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है हमारे तीनों अकाउंट से रिलेटेड, और आई होप आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक, ठीक है रुद्रा। हाँ, पहला पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट के तीन बच्चे कौन कौन से आप देख पा रहे होंगे। पर्सनल अकाउंट के तीन बच्चे थे, इंडिविजुअल, दूसरा था रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा था आर्टिफिशियल, ठीक है। इसका ये रूल है। रियल अकाउंट के दो बच्चे कौन कौन से, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आता है, बिल्डिंग और फर्नीचर। इनटेंजिबल में क्या आता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इसके भी रूल्स हैं, रिसीट ऑफ एसेट्स ऑफ गुड्स आर डेबिट, और गोइंग आउटवर्ड जो आउट गोइंग है गुड्स आर एसेट्स, उनको करेंगे क्रेडिट। और ये जो तुम्हारा आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, फिक्सियस या बनावट संपत्ति आती है, इसको हम देख वोख नहीं सकते, ये चीजें महसूस की जाती है। एक्सपेंसेस और लॉस को हम करेंगे डेबिट, इनकम और प्रॉफिट को करेंगे क्रेडिट। ये कुछ रूल्स हैं, या तो वो वाला रूल याद कर लो, हालांकि वो रूल इजी है। यहां पर आपको डेप्थ में मैंने इसलिए बताया कि ये चीजें इंडिविजुअली पूछी जाती हैं पीजीटी वगैरह के एग्जाम के, किस में मालूम है, किस में, इंटरव्यू में। तो हमको दोनों तरीके से पढ़ना है जी। तो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल हैं, इसको हमको दोनों दोनों तरीके से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि हमारी क्लास में आपको इंटरव्यू तक की चीजें हम बताते हैं, ठीक है। तो ये तो रही हमारा पहला का नियम, ये वाला रहा हमारा दूसरा का नियम, और ये वाला रहा हमारा तीसरा वाला का नियम, ठीक है। इसका नियम ये है, इसका नियम ये है, ठीक है। बात सुन भाई, कैसा लगा आपका क्लास आज का, मजादार, कुछ नई चीज सीखे। वो दोनों चीज जरूर याद करना जो 5 क्रेडल एनालिसिस है, ठीक है। कि चीजें अगर बढ़ती घटती हैं तो क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक। हालांकि यूट्यूब पे हमारी एक और वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख सकते हो, क्रेडल एनालिसिस से ही संबंधित है वो, ठीक है। अब आगे की चीजों को हम तो सीख गए, अब आगे की चीजों में हम जानेंगे कि हम किस रूल्स को सीख गए कि डेबिट और क्रेडिट कब कैसे किया जाता है अगर कमी या बेसी हो तो। अब हम आगे देखेंगे
कि कौन कौन से ऐसे हमारे सब्सिडियरी बुक हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास मजा मजा आया होगा ना। चलिए, थैंक यू क्लास।